एक दिन जब दरबार लगा हुआ था, महाराज अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और पूरे दरबार में शांति थी। अचानक एक नया मंत्री जो कुछ ही दिनों पहले नियुक्त हुआ था, दरबार में कुछ अजीब बातें कहने लगा। महाराज, उसने कहा, मैंने देखा है कि इस दरबार में चापलूस बहुत हैं। ये लोग केवल आपकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, चाहे आप सही कहें या गलत। अकबर चौंके। उन्होंने इधर उधर देखा। कुछ दरबारी खुसर पुसर करने लगे, कुछ मुस्कराए जैसे उन्हें मजा आ रहा हो। और यह भी, उस मंत्री ने बात आगे बढ़ाई, इनमें से कई तो गधे जैसे व्यवहार करते हैं, बिना सोचे समझे हर बात पर सिर हिलाते हैं। अब तो दरबार में खामोशी छा गई। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर बीरबल की आंखों में हल्की सी मुस्कान आ गई थी। महाराज अकबर ने बीरबल की ओर देखा, जैसे वह उनका मत जानना चाहते हों। बीरबल, क्या तुम सहमत हो इससे? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कराए। जहां दरबार हो वहां हर तरह के लोग होते हैं महाराज, कुछ चतुर, कुछ समझदार और कुछ मासूम, पर कोई गधा नहीं होता। हाँ, कभी कभी इंसान ऐसा व्यवहार कर सकता है जैसा गधा करे, लेकिन वह उसकी स्थिति का परिणाम होता है, प्रकृति का नहीं। अकबर ने सिर हिलाया, पर यह बात तो सोचने योग्य है बीरबल। क्यों न हम यह जांचें कि इस दरबार में किसमें कितना विवेक है। बीरबल बोले, क्यों नहीं महाराज, पर मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल इसी समय मैं दरबार में एक प्रयोग प्रस्तुत करूंगा। अगले दिन दरबार में सभी दरबारी समय से पहले उपस्थित थे। सब जानना चाहते थे कि बीरबल क्या नया तमाशा करने जा रहे हैं। बीरबल ने प्रवेश किया। उनके साथ थे दो सेवक और एक अजीब चीज, एक बड़ी लकड़ी की पेटी जिस पर लिखा था, बुद्धिमत्ता की कसौटी। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, बीरबल, यह क्या है? बीरबल बोले, महाराज, इस पेटी के अंदर कुछ ऐसे वस्त्र हैं जो सिर्फ चतुर व्यक्ति ही पहन सकता है। जो मूर्ख होगा उसे ये वस्त्र दिखाई नहीं देंगे। ये वस्त्र पहने वाले की असली पहचान खुलकर सामने आ जाएगी। दरबार में खुसर पुसर होने लगी। एक दरबारी जो अक्सर बीरबल से जलता था, हंसते हुए बोला, अरे वाह, बीरबल ने अब जादू की पोशाकें बनानी शुरू कर दी क्या? बीरबल ने शांत भाव से उसकी ओर देखा, हंसी बाद में, साहब पहले देखिए तो सही। सेवक ने पेटी खोली। उसमें रंग बिरंगे अजीबोगरीब आकार के कपड़े थे, कुछ छोटे, कुछ लंबे, कुछ एकदम बेहुदा। बीरबल ने कहा, जो भी यह कपड़ा देख पा रहा है वह बुद्धिमान है, जो नहीं देख पा रहा वो शायद। इतना सुनते ही पहला दरबारी उठा, मैं तो साफ देख पा रहा हूं। यह रहा एक हरा रंग का कुर्ता। दूसरा दरबारी बोला, और यह तो शानदार नीला चोगा है। वाह बीरबल, आपने कमाल कर दिया। एक एक कर सभी दरबारी आगे आने लगे और अद्भुत वस्त्र पहनने लगे जो सच में थे ही नहीं। कुछ देर बाद दरबार में दृश्य ऐसा हो गया था कि हर कोई नजर आने वाले कपड़े पहनकर इधर उधर घूम रहा था। कुछ तो हाथ पैर हिला रहे थे जैसे कोई महारथी योद्धा हो। बीरबल अकबर के पास खड़े हो गए और बोले, महाराज, आपने देखा? सारे दरबारी इतने बुद्धिमान हैं कि उन्हें अदृश्य वस्त्र भी दिख जाते हैं। अकबर को हंसी आ गई। तो क्या यह सब सिर्फ एक प्रयोग था? जी हाँ, बीरबल ने झुककर कहा, मैंने बस इतना बताया कि मूर्खों को यह वस्त्र नहीं दिखेगा, और डर के मारे हर कोई देखने का नाटक करने लगा। मतलब ये नहीं कि वो मूर्ख हैं, पर यह जरूर है कि वो डर गए, गधे जैसी हरकत कर बैठे। अकबर जोर से हंस पड़े। क्या आपने किसी को गधा कहा? बीरबल मंत्री ने चिढ़ते हुए पूछा। बीरबल मुस्कराए, नहीं, मैंने सिर्फ इंसानी डर को दिखाया। कोई गधा नहीं बना, सभी ने खुद को ऐसा बना लिया।
मेरी जुबान पर तो कोई गाली नहीं थी। अकबर ने अपनी तलवार का म्यान ठकठकाया, जो उनका इशारा होता था बहुत खूब कहने का। बीरबल अकबर बोले, तुमने बिना अपमान किए पूरे दरबार को आईना दिखा दिया। आज समझ में आया कि चतुराई का मतलब क्या होता है। अब तक जो दरबारी नकली पोशाक पहनकर खड़े थे, वो शर्मिंदा होकर असली कपड़ों की ओर भागे। एक दरबारी तो अपनी जगह से बिना कुछ कहे बाहर निकल गया। अकबर ने फिर कहा, कभी कभी हम अपने डर से मूर्खता कर बैठते हैं। यह आज बीरबल ने साबित कर दिया। जो डर कर सच को न माने, वो ही असली गधे होते हैं, चाहे इंसानी कपड़े पहनें या नहीं। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। बीरबल फिर धीरे से बोले, महाराज, इस दरबार में कोई गधा नहीं है, बस कभी कभी इंसान गधे जैसा व्यवहार करता है, जब वो खुद से भागता है। अकबर ने मुस्कुराकर बीरबल की ओर देखा, और तुमने हमें खुद से मिलवा दिया, बीरबल। धन्यवाद। और उस दिन के बाद उस मंत्री ने फिर कभी किसी को दरबार में गधा कहने की हिम्मत नहीं की। कहानी 2। मुगल सल्तनत की राजधानी आगरा उन दिनों अपनी शानो शौकत के चरम पर थी। यमुना नदी के किनारे खड़ा लाल किला सूरज की रोशनी में दमकता हुआ साम्राज्य की अजय शक्ति और असीम समृद्धि का मौन उद्घोष करता था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार दीवाने आम और दीवाने खास दुनिया भर के दूतों, कलाकारों, व्यापारियों और विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र था। चारों ओर धंधाने की कोई कमी नहीं थी, फिर भी इंसान की एक भूख कभी नहीं मिटती, और अधिक पाने की भूख। शहंशाह अकबर यूं तो एक दूरदर्शी और न्यायप्रिय शासक थे, लेकिन उनके मन में भी अपनी सल्तनत को दुनिया की सबसे धनी और शक्तिशाली सल्तनत बनाने का एक भव्य सपना पलता था। एक शाम जब वे अपने आरामगाह में बैठे खजाने के बही खातों पर नजर डाल रहे थे, तो उनके मन में एक विचार कौंधा। काफी दौलत है, पर क्या यह हमेशा के लिए काफी होगी? प्रजा की भलाई के लिए, सेना की मजबूती के लिए और सल्तनत की शान के लिए खजाने का निरंतर भरना आवश्यक है। उनकी इसी सोच और महत्वाकांक्षा की गंध दरबार में मौजूद चापलूसों और मौकापरस्तों तक पहुंचने में देर न लगी। इन्हीं में से एक था इनायत खान। इनायत खान एक पुराना अमीर था, जिसके पूर्वज भी सल्तनत की सेवा में रहे थे। वह बाहर से बेहद विनम्र और वफादार दिखता था, लेकिन अंदर से उसकी रगों में लालच और ईर्ष्या का जहर दौड़ता था। उसे सबसे ज्यादा जलन बीरबल से थी, जो अपनी बुद्धि और हाजिर जवाबी के बल पर शहंशाह के सबसे करीबी और प्रिय बन चुके थे। इनायत खान हमेशा ऐसे मौके की तलाश में रहता था, जिससे वह एक ही झटके में शहंशाह की नजरों में बीरबल से ऊपर उठ जाए और शाही खजाने से अपनी तिजोरियां भी भर ले। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और शहंशाह कुछ खोए खोए से लग रहे थे, इनायत खान को अपना मौका नजर आया। वह बड़ी अदा से आगे बढ़ा, 3 बार जमीन चूमकर सलाम किया और अपनी सधी हुई मक्खन जैसी आवाज में बोला, आलमपनाह, गुस्ताखी माफ हो। कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जहांपनाह किसी गहरी चिंता में डूबे हैं। क्या इस नाचीज को अपनी चिंता का कारण जानने का सौभाग्य मिल सकता है? अकबर ने एक गहरी सांस ली और कहा, इनायत खान, हम सोच रहे थे कि सल्तनत की आय को कैसे बढ़ाया जाए। करों का बोझ हम प्रजा पर डालना नहीं चाहते और युद्ध हम शांति भंग करने के लिए करना नहीं चाहते। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हमारी जमीन हमें सीधे सोना दे। यह सुनते ही इनायत खान की आंखों में एक शैतानी चमक कौंध गई। उसने अपने जीवन का सबसे बड़ा दांव खेलने का फैसला किया। वह घुटनों के बल बैठ गया और रहस्यमय आवाज में बोला, शहंशाह, आपकी सोच आसमानी है, और शायद कुदरत ने आपकी इसी सोच का जवाब मेरे खानदान के सीने में सदियों से छुपा रखा है। दरबार में बैठे सभी लोग चौंकन्ने हो गए।
बीरबल, जो एक कोने में शांत बैठे थे, उनकी नजरें इनायत खान पर टिक गईं। इनायत खान ने अपनी कहानी बुननी शुरू की। हुजूर, मेरे परदादा एक महान कीमियागर और वनस्पति शास्त्री थे। उन्होंने सालों की तपस्या के बाद एक ऐसा रहस्य खोज निकाला था जिससे खेतों में गेहूं और चावल की जगह सीधे सोने की बालियां उगाई जा सकती हैं। यह कोई जादू नहीं, बल्कि प्रकृति और विज्ञान का एक गुप्त संगम है। इसके लिए विशेष बीजों को एक खास प्रक्रिया से तैयार करना पड़ता है। उन्हें अभिमंत्रित जल से सींचना होता है और फिर सही नक्षत्रों के संयोग में बोना पड़ता है। अगर यह प्रयोग सफल हो गया तो मुगल सल्तनत को किसी और स्रोत की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हर किसान अपनी जमीन पर सोना उगाएगा और पूरी प्रजा सोने में खेलेगी। इनायत खान ने अपनी बात को इतने विश्वास और नाटकीय ढंग से प्रस्तुत किया कि दरबार में मौजूद कई लोग उसकी बातों में आ गए। सोने की फसल का विचार ही इतना आकर्षक था कि कोई उसकी सत्यता पर सवाल नहीं उठाना चाहता था। अकबर की आंखें भी आश्चर्य और उम्मीद से चौड़ी हो गईं। वे एक जिज्ञासु व्यक्ति थे और नई चीजों को आजमाने से नहीं डरते थे। उन्होंने पूछा, इनायत खान, क्या तुम्हें इस बात पर पूरा यकीन है? क्या तुम यह कर सकते हो? यह मेरी खुशकिस्मती होगी, जहांपनाह, इनायत खान ने सिर झुकाकर कहा। बस इस प्रायोगिक परियोजना के लिए मुझे कुछ साजो सामान, एक उत्तम भूमि का टुकड़ा और शाही खजाने से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं की आवश्यकता होगी, ताकि मैं उन दुर्लभ स्वर्ण बीजों को तैयार कर सकूं। 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। रकम बहुत बड़ी थी। दरबार में कानाफूसी शुरू हो गई। अकबर भी एक पल को ठिठके। उनका मन शंका और लालच के बीच झूल रहा था। उन्होंने अपनी नजरें घुमाईं और उनकी निगाहें बीरबल पर जाकर रुक गईं, जो अब भी शांत बैठे थे, मानो उन्हें इस पूरे तमाशे से कोई लेना देना न हो। बीरबल, अकबर ने कहा, तुम चुप क्यों हो? इस चमत्कारी योजना के बारे में तुम्हारी क्या राय है? क्या हमें इनायत खान को यह अवसर देना चाहिए? अब सबकी नजरें बीरबल पर थीं। इनायत खान ने घृणा से बीरबल को देखा। उसे यकीन था कि बीरबल अपनी आदत के अनुसार इस योजना का विरोध करेगा और अकबर के सपनों पर पानी फेरने की कोशिश करेगा। लेकिन बीरबल अपनी जगह से उठे और ऐसा कुछ किया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। वे मुस्कुराए और बोले, आलमपनाह, यह तो सल्तनत के इतिहास का सबसे क्रांतिकारी विचार है। इनायत खान की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। यदि यह सच हो गया तो आने वाली सदियां शहंशाह अकबर के इस स्वर्णयुग को याद रखेंगी। मैं तो कहता हूं कि इस काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी चाहिए। इनायत खान और बाकी दरबारी हैरान रह गए। अकबर भी आश्चर्यचकित थे, पर बीरबल की सहमति से वे प्रसन्न हुए। तो तुम भी मानते हो कि यह संभव है? क्यों नहीं, हुजूर, बीरबल ने कहा। जहां आपकी जैसी दिव्य दृष्टि हो, वहां कुछ भी असंभव नहीं। लेकिन हुजूर, एक छोटी सी बात मेरे मन में खटक रही है। क्या बात है, बीरबल? खुलकर कहो, अकबर ने कहा। बीरबल ने बड़ी विनम्रता से कहा, हुजूर, जैसा कि इनायत खान साहब ने बताया, यह एक दिव्य और पवित्र प्रक्रिया है। इसमें बीज विशेष हैं, पानी अभिमंत्रित होगा, नक्षत्रों का भी ध्यान रखा जाएगा। तो यह आवश्यक है कि इस प्रक्रिया का हर तत्व 100% शुद्ध हो। हाँ बिल्कुल, इनायत खान ने जल्दी से कहा। सब कुछ शुद्धतम होगा। बीरबल ने सिर हिलाया, तो बस यही मेरी शर्त है। जब यह सोना उगाने जैसी अलौकिक प्रक्रिया है, तो इन स्वर्ण बीजों को बोने वाला व्यक्ति भी अलौकिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। यानी इन बीजों को वही व्यक्ति खेत में बो सकता है जिसने अपने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी कोई झूठ न बोला हो, कभी किसी का दिल न दुखाया हो और जिसके मन में कभी लालच या ईर्ष्या का भाव न आया हो।
क्योंकि एक अशुद्ध हाथ से बोए गए बीज कभी सोने की फसल नहीं दे सकते, वे तो मिट्टी में मिलकर नष्ट हो जाएंगे। बीरबल ने अपनी बात कहकर इनायत खान की ओर देखा। इनायत खान का चेहरा देखने लायक था। बीरबल ने उसकी ही चाल को उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर लिया था। अब वह इस शर्त का विरोध नहीं कर सकता था, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी प्रक्रिया की पवित्रता पर ही सवाल उठ जाता। अहंकार और लालच में अंधे इनायत खान ने सोचा, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं दरबार में किसी को भी खड़ा कर दूंगा या खुद ही दावा कर दूंगा। उसने तुरंत कहा, मुझे आपकी शर्त मंजूर है बीरबल। ऐसा पवित्र व्यक्ति हम अवश्य ढूंढ लेंगे। अकबर को यह शर्त बड़ी रोचक लगी। उन्होंने कहा, ठीक है, तो यह तय रहा। इनायत खान, तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। तुम स्वर्ण बीज तैयार करो और बीरबल, तुम्हारी जिम्मेदारी होगी कि तुम बीज बोने के लिए उस परमपवित्र व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। खेल शुरू हो चुका था। बीरबल ने एक ऐसा जाल बिछाया था जिसमें शिकारी खुद ही शिकार बनने वाला था। अगले कुछ हफ्तों तक पूरे आगरा में सोने की फसल की ही चर्चा थी। शहंशाह के हुक्म पर शहर के बाहर एक बड़े और उपजाऊ खेत को शाही देखरेख में ले लिया गया। खेत की जुताई की गई, उसमें यमुना का पवित्र जल और गंगाजल मिलाया गया और चारों ओर रेशमी पर्दे लगाकर उसे आम लोगों की नजरों से दूर कर दिया गया। दूसरी ओर इनायत खान ने शाही खजाने से मिली 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं में से 90,000 अपनी तिजोरी में छुपा दी और बाकी 10,000 से बाजार से बेहतरीन किस्म का गेहूं खरीदा। उसने अपने घर के तहखाने में बैठकर बड़ी मेहनत से गेहूं के हर दाने पर सोने का बारीक वर्क चढ़ाया। जब सारे दाने सोने की तरह चमकने लगे तो उसने उन्हें एक मखमली थैली में भरकर एक नक्काशीदार संदूक में रख दिया। उसने कुछ झूठे मंत्र भी रट लिए थे जिन्हें वह सही समय पर पढ़ने वाला था। जब बीज तैयार हो गए तो एक भव्य दिन मुकर्रर किया गया। उस दिन शहंशाह अकबर अपने पूरे दरबार के साथ उस खेत पर पहुंचने वाले थे जहां सोने की बुवाई होनी थी। पूरे शहर में मुनादी करवा दी गई, सुनो सुनो सुनो, शहंशाह अकबर की सल्तनत में एक चमत्कार होने जा रहा है। खेतों में सोना उगेगा। इस पवित्र कार्य को संपन्न करने के लिए एक ऐसे निष्पाप, सत्यवादी और निर्मल हृदय वाले व्यक्ति की आवश्यकता है जो स्वर्ण बीजों को अपने हाथों से बो सके। जो भी व्यक्ति स्वयं को इस योग्य समझता हो वह कल सुबह शाही खेत पर उपस्थित हो। उसे न केवल इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने का मौका मिलेगा बल्कि शहंशाह की ओर से भारी इनाम भी दिया जाएगा। अगली सुबह उस खेत के चारों ओर हजारों लोगों की भीड़ जमा थी। शहंशाह अकबर एक ऊंचे मंच पर अपने नवरत्नों के साथ विराजमान थे। बीरबल उनके बगल में खड़े थे और इनायत खान अपने सोने के बीजों वाले संदूक के साथ अकड़कर खड़ा था, जैसे वही दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक हो। बीरबल ने आगे बढ़कर भीड़ से कहा, हजरात, आज एक ऐतिहासिक दिन है। हमारे बीच इनायत खान साहब के तैयार किए हुए स्वर्ण बीज मौजूद हैं। अब हमें बस उस एक पवित्र आत्मा की तलाश है जो इन्हें बो सके। कौन है आप में से वह भाग्यशाली इंसान जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो? एक पल की खामोशी छा गई। फिर भीड़ में से एक मोटा सा व्यापारी सेठ धनीराम आगे आया। वह शहर का सबसे अमीर आदमी था। उसने कहा, मैंने हमेशा धर्म का पालन किया है। मैं यह कार्य करूंगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, सेठ जी, आप सच में महान हैं। बस एक बार सोच लीजिए, क्या आपने कभी व्यापार में ज्यादा मुनाफे के लिए तौल में जरा भी हेराफेरी की है? या किसी जरूरतमंद को दिए कर्ज पर ज्यादा ब्याज वसूला है? यह सुनते ही सेठ धनीराम का चेहरा पीला पड़ गया। उसे अपने अनगिनत कारनामे याद आ गए।
वह चुपचाप सिर झुकाकर भीड़ में वापस लौट गया। इसके बाद दरबार के एक बड़े आलिम मुल्ला नसीरुद्दीन आगे बढ़े। उन्होंने अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा जीवन तो खुदा की इबादत में गुजरा है। मुझसे ज्यादा पवित्र कौन होगा? बीरबल ने अदब से कहा, मुल्ला जी, आपकी इबादत का पूरा शहर कायल है। बस यह बता दीजिए, क्या आपके मन में कभी किसी दूसरे आलिम की शोहरत देखकर जलन या ईर्ष्या का भाव आया है? क्या आपने कभी मन ही मन उसकी बुराई चाही है? मुल्ला नसीरुद्दीन निरुत्तर हो गए। उन्हें याद आया कि कैसे वे अपने प्रतिस्पर्धी मुल्ला की हर सफलता पर कुढ़ते थे। वे भी खामोशी से पीछे हट गए। एक के बाद एक कई लोग आगे आए। एक सिपहसालार, जिसे अपनी बहादुरी पर नाज था, पर उसे युद्ध में की गई निर्दोषों की हत्या याद आ गई। एक हकीम, जिसे अपने ज्ञान पर घमंड था, पर उसे याद आया कि कैसे उसने अमीर और गरीब मरीजों के इलाज में फर्क किया था। जो भी आगे आता, बीरबल का एक सरल सा सवाल उसकी आत्मा को झंझोर देता और उसे अपनी कमियों का एहसास करा देता। कोई भी उस कसौटी पर खरा नहीं उतर पा रहा था। अब सबकी निगाहें इनायत खान पर टिक गईं। लोग फुसफुसाने लगे, यह रहस्य तो इनायत खान लाए हैं, तो सबसे पवित्र तो इन्हें ही होना चाहिए। इन्हें ही बीज बोना चाहिए। इनायत खान बुरी तरह फंस गया था। उसका चेहरा पसीने से भीग रहा था। अगर वह कहता कि मैं पवित्र हूं, तो बीरबल जाने उससे क्या सवाल पूछ लेता और उसका झूठ पकड़ा जाता। और अगर वह मना करता, तो लोग कहते कि जब तुम खुद इस लायक नहीं हो, तो तुम्हारी योजना कैसे सच्ची हो सकती है। उसने हकलाते हुए कहा, मैं तो इस प्रक्रिया का संचालक हूं। ज्योतिष के अनुसार आज मेरा नक्षत्र बीज बोने के लिए सही नहीं है। कोई और पवित्र व्यक्ति होना चाहिए। यह बहाना इतना कमजोर था कि लोग हंसने लगे। इनायत खान का सारा आत्मविश्वास टूटकर बिखर गया। जब कोई भी आगे नहीं आया, तो पूरे मैदान में एक गहरी खामोशी छा गई। तब बीरबल शहंशाह अकबर की ओर मुड़े। उन्होंने झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में कहा, आलमपना, ऐसा लगता है कि इस पूरी सल्तनत में आपकी प्रजा में से कोई भी इस महान कार्य के योग्य नहीं है। सबकी आत्मा पर कोई न कोई दाग है। वे एक पल रुके और फिर कहा, अब केवल एक ही व्यक्ति बचा है जो इस कसौटी पर खरा उतर सकता है। वह जो धरती पर ईश्वर की परछाई है, जो न्याय और धर्म का प्रतीक है, हमारे शहंशाह हिंद। हुजूर, आपसे ज्यादा पवित्र और निष्पाप कौन हो सकता है? कृपया आप ही आगे बढ़ें और इन स्वर्ण बीजों को बोकर हम सबका कल्याण करें। यह बीरबल का ब्रह्मास्त्र था। उन्होंने गेंद सीधे शहंशाह के पाले में डाल दी थी। पूरा दरबार और सारी प्रजा सांस रोके अकबर को देखने लगी। इनायत खान का तो डर के मारे खून ही सूख गया। अकबर एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। वे अपने सिंहासन पर बैठे बैठे आत्ममंथन करने लगे। क्या मैं निष्पाप हूं? मैंने, शहंशाह अकबर ने, अपने साम्राज्य को बचाने और बढ़ाने के लिए कितने ही फैसले लिए हैं। कई बार क्रोध में आकर सजा दी है, कई बार राजनीतिक मजबूरियों के चलते ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे किसी का अहित हुआ हो। मैं एक इंसान हूं, एक शासक हूं, लेकिन निष्पाप और निर्मल नहीं, यह संभव नहीं है। उन्हें बीरबल की पूरी योजना समझ में आ गई। उनके चेहरे पर क्रोध की जगह एक गहरी, समझदारी भरी मुस्कान फैल गई। वे समझ गए थे कि बीरबल ने उन्हें और पूरी प्रजा को एक बहुत बड़ा सबक सिखाया है। वे अपने सिंहासन से उठे और मंच पर आगे आए। उन्होंने अपना हाथ उठाकर पूरी भीड़ को शांत किया और एक गंभीर आवाज में बोले, बीरबल ने सच कहा। लेकिन सच यह भी है कि मैं, आपका शहंशाह, भी एक साधारण इंसान हूं।
मुझसे भी भूलें हुई हैं, मेरे मन में भी क्रोध और अभिमान जैसे भाव आए हैं। इसलिए सोना उगाने के इस पवित्र कार्य के लिए मैं भी योग्य नहीं हूं। यह सुनते ही पूरी भीड़ में जैसे एक लहर दौड़ गई। जब बादशाह खुद को पापी मान रहे थे, तो बाकी किसी की क्या हैसियत। इनायत खान की धोखेबाजी की पूरी इमारत एक पल में ढह गई। अकबर अब इनायत खान की ओर मुड़े। उनकी आंखों में अब मुस्कान नहीं, बल्कि फौलाद जैसी कठोरता थी। इनायत खान, ऐसा लगता है कि तुम्हारी यह सोने की फसल एक ऐसी शर्त पर उगती है जिसे दुनिया का कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता। इसका मतलब साफ है, यह सब एक धोखा था, शाही खजाने को लूटने की एक साजिश थी। इनायत खान थर-थर कांपने लगा। वह अकबर के पैरों में गिर पड़ा और रोते गिड़गिड़ाते हुए अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कैसे उसने सोने का वर्क चढ़ाकर गेहूं के दानों को स्वर्ण बीज बनाया था और उसका इरादा शाही खजाने को हड़पना था। अकबर ने सिपाहियों को उसे गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। फिर वे अपनी प्रजा की ओर मुड़े और बुलंद आवाज में बोले, आज बीरबल ने न सिर्फ शाही खजाने को लुटने से बचाया है, बल्कि हम सबको सोने से भी ज्यादा कीमती सबक सिखाया है। असली सोना किसी जादुई बीज से नहीं उगता। असली सोने की फसल वह है जो हमारे किसान अपने खून पसीने से खेतों में उगाते हैं। सल्तनत की असली दौलत सोना चांदी नहीं, बल्कि हमारी प्रजा की ईमानदारी, मेहनत और सच्चाई है। और सबसे बड़ी पवित्रता निष्पाप होने का ढोंग करना नहीं, बल्कि अपनी गलतियों और कमियों को स्वीकार करने की हिम्मत रखना है। शहंशाह के इन शब्दों ने लोगों के दिलों को छू लिया। पूरा मैदान बीरबल की जय जयकार और शहंशाह के न्याय के नारों से गूंज उठा। उस शाम जब अकबर और बीरबल महल में वापस लौट रहे थे, तो अकबर ने बीरबल के कंधे पर हाथ रखकर कहा, बीरबल, तुम सच में लाजवाब हो। तुमने आज खेत में सोना तो नहीं उगाया, पर मेरे दरबार और मेरी प्रजा के दिलों में ज्ञान और विवेक की फसल जरूर उगा दी है। बीरबल बस मुस्कुरा दिए। उनकी मुस्कान में हमेशा की तरह वही शांति और गहराई थी जो जानती थी कि दुनिया का सबसे बड़ा जादू इंसान की बुद्धि में होता है, किसी चमत्कार में नहीं। कहानी 3। आसमान हल्का नीला था, सूरज की किरणें लाल किले की दीवारों पर चमक रही थीं। मुगल दरबार में जैसे हर सुबह आज भी रौनक थी। लेकिन आज बादशाह अकबर कुछ चिड़चिड़े लग रहे थे। एक गुलाम हाथ में पंखा लिए खड़ा था, दूसरा उनके कपड़े ठीक कर रहा था। लेकिन बादशाह का ध्यान कहीं और था। बीरबल कहाँ है? अकबर ने अचानक पूछा। वजीर हाजिर हुआ, हुजूर, बीरबल मंदिर गए हैं। लौटते ही दरबार में हाजिर होंगे। अकबर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान आ गया, जैसे उन्हें किसी शरारत की बू आ रही हो। और वाकई आज बीरबल दरबार पहुंचते ही कुछ अजीब सा व्यवहार कर रहे थे। बीरबल दरबार में आए तो उनके हाथ में एक लंबी सी डोरी थी और डोरी के अंत में कुछ नहीं था। लेकिन जैसे ही वो सिंहासन के करीब पहुंचे, वो रुके और जमीन की तरफ इशारा कर बोले, आइए सरकार, जरा किनारे हटिए। मेरा गधा पहले आएगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बीरबल, ये क्या बेहूदी हरकत है? कौन गधा? बीरबल पूरी गंभीरता से बोले, हुजूर, मैं आज अपने सबसे खास साथी को दरबार में लाया हूं। गधा नहीं कहिए, वो तो मेरे जीवन का मार्गदर्शक है। मैं जब कोई निर्णय नहीं ले पाता, उसी से राय लेता हूं। अकबर ने हंसी दबाते हुए पूछा, और वो गधा दिखता क्यों नहीं? बीरबल बोले, राजन, वो दिखता नहीं, बस समझ में आता है। और आपको तो मैं उससे पहले ही मिलवा चुका हूं। क्या? अकबर की आंखें बड़ी हो गईं। कब? बीरबल ने झुककर सलाम किया और मुस्कुराकर कहा,
आपसे ही तो राय लेता हूं सरकार। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर पहले तो चौंके, फिर अपनी ही हंसी नहीं रोक पाए। बीरबल, तुम मुझे गधा कह रहे हो? अकबर बोले। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मैं आपसे बेहतर राय किसी से नहीं ले सकता। जिस तरह एक गधा अपने मालिक का सच्चा साथी होता है, कभी शिकायत नहीं करता, बिना थके चलता है, ठीक वैसे ही आप भी मेरे हर मुश्किल में साथ रहते हैं। अब बताइए, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम तो बात को घुमा घुमा कर मुझसे कुछ भी कहलवा सकते हो। अब बात यहां तक होती तो ठीक था, लेकिन दरबार के कई वजीर और अमीर, जो पहले से ही बीरबल से जलते थे, इस मौके को पकड़ बैठे। एक दरबारी बोला, जहां पनाह, अगर कोई और ऐसा कहता तो सर धड़ से अलग कर दिया जाता। दूसरा बोला, बीरबल ने जो कहा वो असल में व्यंग्य है, मजाक नहीं। ये बादशाह की तौहीन है। अकबर सोच में पड़ गए। वो बीरबल से बेहद प्रेम करते थे, लेकिन अब दरबार का माहौल गंभीर हो गया था। अकबर बोले, बीरबल, अब तुम्हें साबित करना होगा कि ये मजाक नहीं था, वरना तुम्हें दंड मिलेगा। बीरबल झुके और बोले, हुजूर, आपको संदेह हो सकता है, लेकिन मैं इसे साबित कर सकता हूं, अगर आप 3 दिन का समय दें। अकबर बोले, 3 दिन मिलते हैं, और यदि तुम साबित न कर सके तो सजा तैयार है। 3 दिन बाद बीरबल फिर दरबार में आए। इस बार वे अकेले नहीं थे। उनके साथ एक असली गधा था, सफेद, सजाधजा, सिर पर फूलों की माला और पीठ पर एक छोटी सी मंजी। अकबर बोले, अब ये क्या तमाशा है? बीरबल बोले, हुजूर, इस गधे को मैं गांव से लाया हूं। ये पिछले 5 वर्षों से हर रोज खेतों पर मेहनत करता है, कभी शिकायत नहीं करता, बारिश हो या धूप, अपने मालिक के लिए हर बोझ उठाता है। लेकिन जब मैंने गांव वालों से पूछा कि क्या वो इसे पसंद करते हैं, तो सबने मुंह फेर लिया। कोई इसकी तारीफ नहीं करता। क्या आप जानते हैं क्यों? अकबर ने सिर हिलाया, बताओ। बीरबल बोले, क्योंकि गधा किसी को नुकसान नहीं देता, इसलिए सब उसे हल्के में लेते हैं। उसी तरह जब कोई शासक बहुत दयालु हो, सबके लिए काम करता हो और खुद कभी तारीफ न मांगे, तो लोग उसकी कद्र करना भूल जाते हैं। बीरबल ने गधे को प्यार से सहलाया और कहा, आप भी मेरे लिए वही हैं जो मुझे सलाह देते हैं, जब मैं गुस्से में होता हूं तब संयम सिखाते हैं, जब मैं अभिमानी होता हूं तब विनम्रता का पाठ पढ़ाते हैं। एक गधा तो सिर्फ बोझ उठाता है, लेकिन आप तो मेरी बुद्धि के बोझ को भी हल्का कर देते हैं। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल की बातों में हास्य भी था और गहराई भी। अकबर मुस्कराए, फिर जोर से हंसे और बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि शब्दों का खेल कोई तुमसे नहीं जीत सकता। बीरबल ने मौका नहीं छोड़ा। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और कहा, हुजूर, अब मैं एक और बात कहूं? अकबर ने इशारा किया, कहो। बीरबल बोले, अगर मैंने कहा होता कि कोई दरबारी शेर के जैसा है तो सब तारीफ करते, भले ही वो दरबारी सिर्फ दहाड़े और कुछ करे नहीं। लेकिन जब मैंने कहा कि आप गधे जैसे हैं, मतलब मेहनती, वफादार, सहनशील, तो बवाल मच गया। हमारी समस्या यही है, हम गुण नहीं देखते, हम उपमा का रूप देखते हैं। अकबर ने ठहाका लगाया और बोले, बीरबल, आज तुमने सिर्फ मेरी ही नहीं, इस पूरे दरबार की सोच को आईना दिखा दिया है। बीरबल ने गधे को विदा किया और दरबार में मिठाई बंटी। अकबर ने ऐलान किया,
आज से हर साल इस दिन को हम गंभीर विनोद दिवस के रूप में मनाएंगे, जहां सच्चाई और हास्य का मेल हो। पूरे दरबार ने हंसते हुए ताली बजाई। सीख: व्यंग्य तब तक व्यंग्य है जब तक उसमें सच्चाई की रोशनी हो। बीरबल जैसे लोग वही कहते हैं जो सही हो, भले ही वो गधे की मिसाल हो या शेर की। कहानी 4। सर्दियों की एक सुबह थी। दिल्ली के आसमान में कोहरा छाया हुआ था। चाय की दुकानें धुआं उगल रही थीं और शहर धीरे धीरे जाग रहा था। मगर अकबर के शाही महल में चहल पहल पहले से ही शुरू हो चुकी थी। दरबार की बैठक लग चुकी थी और बीरबल हमेशा की तरह अपने स्थान पर शांत भाव से बैठे थे। उसी समय एक बूढ़ा ब्राह्मण महल के दरवाजे पर पहुंचा। उसके शरीर पर चिथड़े, आंखों में गहराई और चेहरे पर एक विचित्र आत्मविश्वास था। उसने पहरेदारों से कहा, मुझे बादशाह सलामत से मिलना है। पहरेदार हंसे, क्या तेरे जैसे फटेहाल को सलामत के सामने पेश करें? चल हट। लेकिन ब्राह्मण ने डटकर कहा, बादशाह को बता देना ब्राह्मण आया है जिसे बीरबल ने बुलाया है। पहरेदार चौंके, पर आदेश देना पड़ा। कुछ ही समय में बीरबल को जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत कहा, उसे अंदर लाओ। बूढ़ा ब्राह्मण नंगे पांव भीतर चला आया। बीरबल ने उसे देखते ही उठकर आदर से प्रणाम किया। यह देखकर दरबारियों की भौहें उठ गईं। और अकबर ने पूछा, बीरबल ये कौन है और क्यों इस फटेहाल आदमी को इतना सम्मान? बीरबल ने मुस्कराते हुए कहा, जहां पनाह ये विद्वान ब्राह्मण हैं। जीवन भर इन्होंने दूसरों को ज्ञान दिया, पर आज खुद भूखे हैं। मगर इनकी विद्या और आत्मा अमीर है। अकबर ने सिर हिलाया, तो क्या चाहते हैं ये? ब्राह्मण ने जवाब दिया, मैं कुछ नहीं मांगता, सिर्फ जीवन का सम्मान चाहता हूं। मगर मेरा मानना है, विद्या अगर किसी को अमीर नहीं बना सकती तो समाज ही दोषी है। दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ दरबारियों ने हंसी दबाई तो कुछ को सहानुभूति हुई। मगर अकबर ने तीखी निगाहों से बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, क्या तुम इस ब्राह्मण को अमीर बना सकते हो? विद्या से नहीं, अपनी अक्ल से। बीरबल मुस्कराए, जहां पनाह, समय दीजिए 7 दिन। 1 सप्ताह में यही ब्राह्मण दरबार में अमीर बनकर आएगा और कोई जादू नहीं होगा, सिर्फ दिमाग की चाल। अकबर ने उंगली उठाई, 7 दिन और नहीं। बीरबल ने ब्राह्मण को अपने घर बुलाया। पंडित जी, क्या आप अभिनय कर सकते हैं? ब्राह्मण चौंका, क्या मतलब? मतलब ये कि आपको अमीर बनाना है, लेकिन दुनिया को एक खेल खेलना होगा। बीरबल ने उसे एक चमत्कारी कहानी दी, एक पोशाक, एक तख्ती और 5 सिखाए हुए वाक्य। साथ ही कुछ सोने की नकली मूर्तियां बनवाने का आदेश दिया जो देखने में असली लगें। ब्राह्मण को समझाया गया, अगले 7 दिन तुम्हें महल के पास बैठकर एक ही बात बोलनी है, मैं वह हूं जिसने वक्त की घड़ी बदल दी। जिसने देखा, अमीर बन गया। ब्राह्मण ने बगल में तख्ती लगाई। वक्त बदलने वाला जो देखेगा वही जानेगा। लोगों ने उसे पागल समझा। मगर बीरबल ने अपने 2 खास नौकरों को भेजा जो आम लोगों की तरह आकर बोले, हे प्रभु, आपने सच में मेरी किस्मत बदल दी। ब्राह्मण मुस्कराया, वक्त को समझा तो किस्मत खुद झुकी। तीसरे आदमी ने सोने की एक छोटी मूर्ति लेकर कहा, जो आपने दी थी वह तो असली निकली। चारों तरफ हलचल मच गई। अब दरबारियों के कान खड़े हो चुके थे। खासकर राजकोष के मंत्री और सेनापति ने गुप्त रूप से ब्राह्मण से मिलने की योजना बनाई। रात को चुपके से गए और पूछा, तुम्हारे पास क्या है? ब्राह्मण बोला, बीरबल का दिया हुआ समय बदलने वाला यंत्र, जो इसे छूता है
अगले 7 दिन में उसकी किस्मत बदलती है। मंत्री ने 50 स्वर्ण मुद्राएं देकर एक यंत्र खरीद लिया, नकली मूर्ति। अगली सुबह दरबारियों ने खुद बादशाह अकबर के सामने चर्चा छेड़ी। जहां पनाह, लगता है बीरबल किसी चमत्कारी योजना पर काम कर रहे हैं। वो ब्राह्मण अब सबका ध्यान खींच रहा है। बीरबल मुस्कराए। जहां पनाह, आपने पूछा था मैं इसे अमीर बना सकता हूं या नहीं। अब आपके ही दरबार के लोग इसकी मूर्तियां खरीद रहे हैं। अकबर ने कहा, ये सब दिमागी खेल है बीरबल। मैं चाहता हूं कि अंतिम दिन खुद ब्राह्मण दरबार में आए और खुलासा हो कि क्या सच है और क्या माया। अब पूरा शहर उस ब्राह्मण के नाम से गूंज रहा था। वक्त बदलने वाला ब्राह्मण, किस्मत बदलने की घड़ी। बीरबल की रहस्यमयी योजना। कुछ मूर्तियां व्यापारियों ने हजारों में बेच दी। कुछ लोगों ने दान दे डाला तो किसी ने एक बकरी तक दे दी। ब्राह्मण जो भूखा था, अब उसके पास खाने के सामान से लेकर कपड़े और नकद रुपया तक इकट्ठा हो गया। ब्राह्मण शाही वस्त्र में दरबार में आया। दरबारियों ने पहचानने से भी इनकार कर दिया। बीरबल खड़े हुए। जहां पनाह, यही वही ब्राह्मण है जो 7 दिन पहले फटेहाल था। अकबर ने चौंक कर पूछा, ये कैसे संभव है। बीरबल मुस्कराए। ये जनता की मूर्खता नहीं, लालच है। और इस ब्राह्मण की अमीरी मेरे शब्दों का नहीं, लोगों के मन का असर है। लोग वही देखते हैं जो दिखाया जाए। अकबर ने गहरी सांस ली, तो क्या ये ठगी है। बीरबल ने कहा, नहीं जहांपनाह, ये समाज का आईना है। आपने कहा था कि इसे अमीर बनाओ, मैंने किया। अब जनता तय करे कि इस वक्त की घड़ी ने क्या बदला, ब्राह्मण की किस्मत या समाज की सोच। दरबार सन्न रह गया। और फिर अचानक तालियां बज उठीं। अकबर ने ब्राह्मण को शाही सम्मान और स्थायी पेंशन देने का आदेश दिया। बादशाह ने बीरबल से अकेले में पूछा, क्या तुमने ये सब पहले से सोच रखा था। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं जानता था कि लोग सुनते हैं पैसे वालों की, देखते हैं दिखावे को, तो मैंने समाज को उसकी ही भाषा में जवाब दिया। बादशाह मुस्कराए और बोले, बीरबल, तुम्हारी घड़ी तो नहीं बदली, मगर तुम वक्त से आगे चलने लगे हो। बीरबल ने झुककर कहा, जहांपनाह, वक्त तो आपका है, मैं तो सिर्फ उसे दिशा दिखाता हूं। कहानी 5। दरबार का दिन था। अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर विराजमान थे। आसपास उनके चहेते दरबारी, सलाहकार, कवि, विद्वान और बीरबल जैसे रत्नों की मौजूदगी से दरबार चमक रहा था। तभी दरबार में अचानक हंसी की एक लहर दौड़ गई। एक नाटा सा आदमी, बिखरे बाल, अजीब कपड़े और कंधे पर एक छोटा मटका लटकाए, दरबार में आ खड़ा हुआ था। हुजूर, वो बोला, मैं हूँ लल्ली, गांव का सबसे बड़ा बुद्धिमान। दरबारियों ने हंसते हुए सिर झुका लिया। बुद्धिमान, अकबर ने भौहें उठाईं। हाँ, जहां मूर्खता हो वहां बुद्धि खिलती है। और मैं इतना मूर्ख हूं कि अब बुद्धिमानी अपने आप पैदा हो गई है। बीरबल मुस्कराए। यह शख्स उन्हें कुछ जाना पहचाना सा लगा। तुम क्या चाहते हो, अकबर ने पूछा। मैं इस दरबार में सबसे बड़ा सवाल पूछना चाहता हूं, लली ने घोषणा की। किससे? बीरबल ने पूछा। आप सबसे। उसने चुटकी बजाई, लेकिन कल सुबह। बीरबल ने अकबर की तरफ देखा और कहा, हुजूर, इस आदमी को एक रात मेरे साथ रहने दीजिए। अगर ये सच में बुद्धिमान हुआ तो सवाल सुन लेंगे, वरना मैं खुद माफी मांग लूंगा। अकबर ने हामी भर दी। लल्ली बीरबल के साथ चला गया। रात, बीरबल का घर। बीरबल ने उसे अच्छा खाना खिलाया।
फिर कुछ चौंकाने वाला किया। उन्होंने लली को एक सुंदर साफ सुथरे कपड़े पहनाए और बोले, अगर तुम मूर्ख हो तो चलो आज मूर्खता का अभ्यास करें। क्या मतलब? मतलब जैसे विद्वान किताबें पढ़ते हैं वैसे मूर्ख गलती करते हैं। बीरबल उसे अपने निजी पुस्तकालय में ले गए। यहाँ 300 किताबें हैं। हर किताब से एक लाइन पढ़ो पर याद नहीं रखनी, बस शब्दों को देखो। लल्ली ने ऐसा ही किया, एक एक लाइन पढ़ता गया। शब्द उसके दिमाग में ऐसे बिखरते गए जैसे किसी पागल चित्रकार की तूलिका से रंग। फिर बीरबल ने कहा, अब हम बुद्धिमान बनेंगे पर नकली नहीं, असली। कैसे? अब तुम मुझसे हर चीज पर सवाल पूछो, चाहे वो पत्ते हो, दीवार हो, आसमान हो, कुछ भी। लल्ली ने ऐसा किया। यह दीवार बोलती क्यों नहीं? क्योंकि इसकी ज़बान हमने चुरा ली। और ये आसमान हमेशा नीला क्यों रहता है? क्योंकि वो दुखी नहीं है, बस स्थिर है। अगर मैं पेड़ को किताब मान लूं तो क्या उसमें ज्ञान होगा? जरूर, क्योंकि पेड़ से ही कागज बनता है। लल्ली को मजा आने लगा। धीरे धीरे वो सवाल पूछते पूछते ऐसा सोचने लगा जैसा उसने कभी नहीं सोचा था। रात के अंतिम पहर तक लल्ली एक नई दुनिया में पहुंच चुका था, सोच की दुनिया में। वहां मूर्खता का कोई स्थान नहीं था, वहां कल्पना, जिज्ञासा और तर्क की भूमि थी। सुबह दरबार। दरबार में सब चकित थे। लल्ली आज रेशमी कपड़ों में था, बाल संवरे हुए, चेहरा तेज से दमकता। वो वही लल्ली था, पर अब कुछ अलग लग रहा था। बीरबल ने मुस्कराकर कहा, हुजूर, लल्ली आज आप सबसे सवाल पूछेगा। और ये सवाल सीधा, सरल और गहरा है। लल्ली खड़ा हुआ। मैं एक सवाल पूछता हूं, पर जवाब देने से पहले सोचिएगा। सवाल ये है, अगर हर कोई खुद को सबसे सही मानता है तो फिर गलती करता कौन है? दरबार में सन्नाटा। अकबर की आंखें सिकुड़ गईं। बीरबल के होठों पर हल्की मुस्कान थी। एक दरबारी बोला, गलती तो वही करता है जो सही समझता है, पर उसका सही गलत होता है। दूसरा बोला, गलती वो करता है जो दूसरों को गलत साबित करने में लगा रहता है। तीसरा बोला, गलती का मतलब ही यही है, खुद को सही मान लेना। बीरबल ने कहा। सवाल का जवाब नहीं मिला, पर एक बात साफ हो गई, आज लल्ली अकेला नहीं है जो सोचता है। अकबर ने लल्ली से पूछा, तुमने ये सवाल कैसे तैयार किया? लल्ली बोला, मैं तो पहले मूर्ख था, पर बीरबल जी ने मुझे सोचने का मौका दिया। पहले मैं हंसी का पात्र था, अब सोचने का पात्र हूं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तो बीरबल, तुमने इसे रात भर में विद्वान बना दिया। नहीं हुजूर, बीरबल बोले, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने बस इसे वो करने दिया जो ये कभी करता ही नहीं था, सोचना। दरबार में तालियां बज उठीं। अकबर ने कहा, आज इस दरबार में एक बात साफ हो गई, मूर्ख वो नहीं होता जो कम जानता है, मूर्ख वो होता है जो जानने की कोशिश ही नहीं करता। अकबर ने लली को अपने विशेष दरबार में आने की अनुमति दी और उसकी देखरेख के लिए किताबों और शिक्षकों का प्रबंध भी करवा दिया। लली आज भी अपनी पुरानी बोली में हंसता बोलता था, पर अब उसकी बातें लोगों को हंसी नहीं, हैरानी देती थीं। सीख। हर इंसान के भीतर एक विचारक छुपा होता है। बस जरूरत है उसे अवसर देने की और खुद पर विश्वास करने की। बीरबल ने यही किया, बिना उपदेश दिए किसी मूर्ख को उसकी ही आंखों से दुनिया दिखा दी। कहानी 6। सूरज की किरणें लाल पत्थरों से बने दरबार आजम की नक्काशीदार खिड़कियों से छनकर अंदर गिर रही थीं।
अकबर बादशाह अपने राजसिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर दरबारी, मंत्रीगण, कवि, पंडित और मुल्ला बैठे थे। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। बीरबल ने जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, वह देख सकता था कि कुछ चेहरे कुछ ज्यादा ही मुस्कुरा रहे हैं, और वो मुस्कान सच्ची नहीं थी। बीरबल को अनुभव हो गया था कि कुछ गड़बड़ चल रही है। कुछ दिन से बीरबल ने महसूस किया था कि दरबार के कुछ चापलूस दरबारी राजा के आगे पीछे घूमकर लगातार मीठी बातें कर रहे थे। वो हर रोज अकबर की तारीफों के पुल बांधते, उनके कपड़ों से लेकर उनके छींकों तक को ईश्वरीय संकेत बताते। वो अकबर को खुश करने की ऐसी कोशिशें करते कि किसी दास की आत्मा भी शर्मिंदा हो जाए। और धीरे धीरे राजा अकबर भी थोड़ा बहुत इस चापलूसी के जाल में उलझने लगे थे। हर दिन नए पुरस्कार, नई जिम्मेदारियां, और बीरबल को धीरे धीरे दरकिनार किया जा रहा था। बीरबल को यह सब देखकर न तो दुख हो रहा था, न क्रोध। बस उसे यह चिंता हो रही थी कि अगर राजा के कानों में केवल मीठी बातें ही पहुंचती रहेंगी तो एक दिन सच सुनना उन्हें चुभने लगेगा। इसलिए बीरबल ने एक योजना बनाई। अगले दिन दरबार लगा। हर रोज की तरह वही चापलूस दरबारी, वही तारीफों की झड़ी। जहां पनाह के चेहरे पर तो खुदा की रोशनी उतर आई है। आपकी तलवार की धार से सूरज की किरणें भी डरती हैं। आपकी खामोशी भी शेर की दहाड़ जैसी लगती है। अकबर हंस रहे थे, आत्ममुग्ध हो रहे थे। बीरबल कुछ नहीं बोला। उसने आज फिर से वही मौन धारण कर लिया था जो वो अक्सर तभी करता था जब कोई बड़ा वार करने वाला होता था। अकबर ने हंसते हुए बीरबल से कहा, बीरबल, आज तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? क्या हमारे कपड़े ठीक नहीं? या आज हमारे चेहरे पर चमक नहीं है? बीरबल मुस्कराया। हुजूर, दरबार में इतनी रोशनी है, इतने चमकते हुए चेहरों के बीच मेरी दृष्टि ही शर्मा जाती है। अकबर को यह व्यंग्य थोड़ा अजीब लगा। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुम कुछ कहना चाहते हो? कहो खुलकर। बीरबल सिर झुकाकर बोला, जहां पनाह, यदि आप अनुमति दें तो मैं कल दरबार में एक प्रतियोगिता करवाना चाहता हूं जिसमें सभी दरबारी भाग लें। इस प्रतियोगिता का विजेता ही आपके सबसे योग्य सलाहकार कहलाएगा। अकबर को यह चुनौती बहुत पसंद आई। प्रतियोगिता कैसी? वो तो कल ही बताऊंगा हुजूर, अगर दरबार अनुमति दे तो। अकबर ने हामी भरी। चापलूस दरबारी भी उत्साहित थे। उन्हें विश्वास था कि अगर मुंह की मिठास और चाटुकारिता के बल पर कुछ जीतना हो तो वह तो पहले से विजेता हैं। अगला दिन दरबार में सब मौजूद थे। बीरबल ने एक बड़ी थाली में गाढ़ी नीली स्याही, कुछ कागज और बारीक बुनावटी चूड़ियां मंगवाई थीं। सभी दरबारी हैरान थे, ये किस प्रतियोगिता का हिस्सा है? बीरबल ने दरबार में घोषणा की, आज की प्रतियोगिता में हर दरबारी को अपने मन का सच्चा चित्र बनाना है, लेकिन एक शर्त है, जो वो नहीं है वैसा खुद को चित्र में नहीं दिखा सकते। जो सबसे ईमानदारी से अपने आप को दिखाएगा वही विजेता होगा। दरबारियों के चेहरे उतर गए। चापलूसों की असली परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक एक कर दरबारी चित्र बनाने लगे। कोई खुद को घोड़े पर दिखा रहा था, कोई तलवार लेकर युद्धभूमि में, कोई खुद को राजा के साथ बैठा दिखा रहा था जैसे वो उसका दाहिना हाथ हो। लेकिन ये सब दिखावटी और झूठे चित्र थे। फिर बीरबल की बारी आई। उसने अपने चित्र में क्या दिखाया? बस एक सीधा चित्र, एक आम व्यक्ति हाथ में झाड़ू लिए एक कोने में बैठा है। नीचे लिखा था, सत्य को साफ करने वाला। दरबारियों ने मजाक उड़ाया। एक चापलूस बोला, बीरबल तो खुद को झाड़ू वाला बना बैठे। दूसरा बोला,
भला ये कोई चित्र हुआ? इतनी कमजोर कल्पना। बीरबल शांत रहा। अकबर ने सभी चित्र देखे और फिर पूछा, बीरबल, ये प्रतियोगिता का फैसला कौन करेगा? बीरबल बोला, वक्त करेगा, हुजूर। अगली चाल नकली फरियादी। बीरबल ने अगले ही दिन एक और योजना बनाई। उसने कुछ गरीब लोगों को, जो सच्चे और सीधे थे, अलग अलग रूपों में दरबार में भेजा। एक किसान, एक धोबी, एक बूढ़ी औरत। हर फरियादी ने किसी न किसी दरबारी के खिलाफ शिकायत की। किसी ने कहा, इसने रिश्वत ली। किसी ने कहा, इस दरबारी ने झूठे वादे किए। किसी ने कहा, मुझे अपमानित किया गया। जब ये फरियादी बोले तो बीरबल मौन रहा। चापलूस दरबारी गुस्से से चिल्लाए, यह झूठ है, हम ऐसा कभी नहीं कर सकते, ये बीरबल की साजिश है। अकबर थोड़ा परेशान हुए, इतने लोग, इतने अलग अलग इल्जाम। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इन फरियादियों को नहीं जानता, लेकिन इनकी आंखों में जो पीड़ा है वह दिखावा नहीं हो सकती। मैंने इनसे कोई वादा नहीं किया, ये खुद चल कर आए हैं, क्योंकि सत्य देर से सही सामने आता है। अकबर गहराई से सोच में पड़ गए। अंतिम वार, आईना सच का। बीरबल ने अब आखिरी चाल चली। उसने दरबार में एक बड़ा शीशा मंगवाया और कहा कि आज हर दरबारी इस आईने में देखे और बोले, मैं वही हूं जो मैं दिखाता हूं। हर दरबारी आईने के सामने गया, लेकिन कोई आंखें मिला नहीं सका। जब बीरबल गया, उसने सीधा देखा और कहा, मैं वही हूं जो मैं दिखाता हूं, और दिखाता हूं वही जो मैं हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर उठे। उन्होंने बीरबल के चित्र को फिर से देखा, जिसमें वो झाड़ू लिए खड़ा था। वो चित्र अब अर्थपूर्ण लग रहा था। वह एक व्यक्ति था जो दरबार से झूठ, चापलूसी और गंदगी को साफ कर रहा था। निष्कर्ष। अकबर ने उस दिन दरबारियों को संबोधित करते हुए कहा, राजा को ताज से नहीं, सत्य से शक्ति मिलती है, और सत्य वह है जिसे बीरबल जैसे लोग बिना डर के सामने रखते हैं। जो मेरी हाँ में हाँ मिलाता है, वो मेरा हितैषी नहीं, बल्कि मेरा नुकसान करने वाला है। आज से चापलूसों की आवाज दरबार में नहीं, सिर्फ सेवा में सुनी जाएगी। दरबारी झुके सिरों के साथ वापस लौटे, और बीरबल की बुद्धि, ईमानदारी और मौन की मारक शक्ति की गूंज पूरे साम्राज्य में फैल गई। सीख। चापलूसी क्षणिक लाभ देती है, लेकिन सत्य सदा सम्मान दिलाता है। बीरबल जैसे लोग दरबार के नहीं, सम्राट की आत्मा के सलाहकार होते हैं। कहानी 7। दरबार खत्म हो चुका था। सूरज ढल चुका था, लेकिन अकबर के माथे पर अभी भी चिंता की लकीरें थीं। उनका मन बेचैन था, और वो खुले आंगन में टहलते हुए बार बार एक ही बात सोच रहे थे, क्या बीरबल सिर्फ बातों का जादूगर है, या असल दुनिया में भी करिश्मा कर सकता है? तभी उन्होंने एक सलाहकार से पूछा, अगर बीरबल को एक ही रात में अमीर बनने की चुनौती दी जाए, तो क्या वह कर पाएगा? सलाहकार ने चुटकी ली, जहां पनाह, बीरबल के पास दिमाग है, लेकिन दौलत का खेल किस्मत से चलता है। अकबर मुस्कुरा दिए, और अगली सुबह उन्होंने एक ऐसा फरमान निकाला जो पूरे दरबार में हलचल मचा गया। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें एक परीक्षा देनी है। तुम्हारे पास न कोई पैसा होगा, न तुम्हारा पद, न तुम्हारी पहचान। तुम एक आम इंसान की तरह दरबार से बाहर जाओगे, और कल सुबह सूरज उगने तक तुम्हें अमीर बनकर लौटना होगा। बीरबल ने पूछा, जहां पनाह, अमीर होने की परिभाषा? अकबर बोले, कम से कम 100 स्वर्ण मुद्राएं, और वो भी बिना चोरी, झूठ या धोखे के। दरबार में सब हंस दिए। कुछ बोले, अब तो बीरबल फंस गया।
बीरबल सिर झुकाकर बोले, मंजूर है। और वो साधारण कपड़ों में बिना कुछ लिए निकल पड़े, ना घोड़ा, ना सेवक, ना पैसा। शहर की गलियों में चलते हुए बीरबल सोच रहे थे, धन कमाना मुश्किल नहीं, लेकिन इज्जत के साथ कमाना, यही असली चुनौती है। शाम को उन्होंने देखा, एक जगह एक हलवाई का ठेला था और पास में 4-5 मजदूर थके हुए बैठे थे। बीरबल पास गए और बोले, क्या मैं आपके ठेले पर थोड़ी देर काम कर सकता हूँ? बदले में मुझे रात का खाना और थोड़ी मजदूरी चाहिए। हलवाई पहले तो हंसा, फिर बोला, तुम्हें क्या आता है? बीरबल बोले, लोगों को हंसाना और ग्राहकों को खींचना। हलवाई ने मौका दिया। बीरबल ने ढोलक उठाई, चुटकुले सुनाने शुरू किए, लोगों की भीड़ लगने लगी, मिठाई बिकने लगी। रात तक हलवाई ने कहा, तुमने मेरी 1 महीने की कमाई एक रात में करवा दी। ये लो 10 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हारी मेहनत के। बीरबल ने कहा, धन्यवाद, लेकिन अभी सवेरा दूर है। मुझे 100 स्वर्ण मुद्राएं जुटानी हैं। बीरबल आगे बढ़े तो देखा, एक बूढ़ी औरत रो रही थी। पूछा तो पता चला, उसका बेटा बीमार है और वैद्य भारी रकम मांग रहा है। बीरबल ने कहा, मैं वैद्य को समझाता हूं, मुझे बस एक मौका दो। वो वैद्य के पास पहुंचे और बोले, महाराज, क्या आप बीमार को ठीक कर सकते हैं अगर वो अपने शरीर से गर्मी छोड़ दे? वैद्य बोला, हाँ, ये तो उपचार का हिस्सा है। बीरबल ने गांव वालों को इकट्ठा किया और बोला, ये वैद्य देवता समान हैं। आज रात इनके पास इलाज करवाइए और जो ठीक हो जाए वो एक एक स्वर्ण मुद्रा दान करे। भीड़ लग गई। वैद्य भी खुश। बीरबल ने झाड़ू से झोपड़ी की सफाई की, व्यवस्था संभाली और सुबह तक 50 मरीज आए। बूढ़ी औरत का बेटा भी ठीक हुआ। वैद्य ने बीरबल को 20 स्वर्ण मुद्राएं दीं। अब बीरबल के पास थे 30 स्वर्ण मुद्राएं। रात आधी हो चुकी थी। बीरबल ने देखा, एक चौपाल में लोग ऊँघ रहे थे, कोई मनोरंजन नहीं। बीरबल ने आवाज लगाई, मैं एक राजा हूं जिसने अपना राज्य खो दिया। अगर आप सुनना चाहें तो मैं अपनी कहानी सुना सकता हूं, हंसी और आंसू से भरी हुई। टिकट एक तांबे का सिक्का मात्र। लोग जाग गए। बीरबल ने अद्भुत नाटक सुनाया, कभी रोते हुए, कभी हंसाते हुए। लोग झूम उठे। भीड़ में से कई ने चांदी और सोने के सिक्के भी फेंक दिए। सुबह से पहले ही बीरबल ने वहां से 40 स्वर्ण मुद्राएं और 10 चांदी के सिक्के कमा लिए। अब बीरबल के पास थे 70 स्वर्ण मुद्राएं। लेकिन लक्ष्य था 100। सूरज निकलने में बस 1 घंटा बचा था। तभी एक जमींदार का रथ सामने से निकला। वह गुस्से में चिल्ला रहा था, मेरा भरोसेमंद नौकर भाग गया। किस पर भरोसा करूं? बीरबल आगे बढ़े और बोले, मैं एक ईमानदार मुसाफिर हूं। अगर आप चाहें तो 1 घंटे के लिए आपकी सेवा कर सकता हूं। जमींदार ने कहा, मेरे लिए एक जरूरी चिट्ठी नगर प्रमुख को पहुंचानी है। अगर तुम सही सलामत पहुंचा दो तो इनाम दूंगा। बीरबल ने चिट्ठी पहुंचाई और जब जमींदार ने खोलकर जवाब पढ़ा तो प्रसन्न हो गया। तुमने मेरी जमीन का सौदा बचा लिया। ये लो 30 स्वर्ण मुद्राएं। बीरबल फिर से दरबार में हाजिर हुए, वही पुराने फटे कपड़े, वही थकी हुई आंखें, लेकिन हाथ में एक थैली थी। अकबर बोले, कहो बीरबल, क्या तुम अमीर बन पाए? बीरबल ने थैली आगे रख दी। 100 स्वर्ण मुद्राएं, 10 चांदी के सिक्के और कुछ तांबे के सिक्के। सन्नाटा छा गया। अकबर हैरान थे, कैसे? बिना नाम, बिना रुतबा, बिना पैसे ये कैसे संभव हुआ? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा,
जहां पनाह दौलत सिर्फ धन नहीं, सोच, ईमानदारी और बुद्धि का परिणाम होती है। मैंने झूठ, चोरी या धोखा नहीं दिया। मैंने लोगों की जरूरत को समझा और उसी में से रास्ता बनाया। अकबर ने बीरबल को गले लगाया। तुम्हारी बुद्धि सिर्फ दरबार की शोभा नहीं, समाज का आईना है। अंतिम मोड़। अकबर ने बीरबल से कहा, इन पैसों का क्या करोगे? बीरबल बोले, इन पैसों से उस बूढ़ी औरत के बेटे के लिए एक छोटा इलाज केंद्र बनवाऊंगा और बाकी पैसे उन मजदूरों में बांटूंगा जिनके पास कल रात खाना नहीं था। अकबर चुप थे, फिर बोले, आज तुमने न केवल धन कमाया बल्कि इंसानियत भी लौटा दी। तुम सच में सबसे अमीर हो, दिल से। और उस रात की कहानी, जब बीरबल को अमीर बनना पड़ा और उसने कर दिखाया, पूरे मुल्क में मशहूर हो गई। अगर आप चाहें तो इस कहानी को हम अगले एपिसोड में ऐसे मोड़ पर भी ले जा सकते हैं कि बीरबल की कमाई पर दरबार में कोई जलन रखने वाला मंत्री सवाल उठाता है और फिर बीरबल उसे भी जवाब देता है। क्या अगले भाग पर काम करें? अगली रात दरबार के भीतर साजिशों की सरगर्मी थी। बीरबल की कामयाबी की गूंज सिर्फ जनता में नहीं बल्कि दरबारियों के दिलों में भी हलचल मचा चुकी थी। कुछ दरबारी चुपचाप तालियां बजा रहे थे तो कुछ के भीतर ईर्ष्या का ज्वालामुखी धधक रहा था। उनमें सबसे आगे था सेनापति खाने आजम। बीरबल की बुद्धिमत्ता उसे कभी रास नहीं आई थी। उस रात उसने दरबार के अन्य असंतुष्ट दरबारियों को बुलाया और बोला, क्या तुमने देखा? एक रात में 100 स्वर्ण मुद्राएं। क्या कोई साधारण व्यक्ति ऐसा कर सकता है? एक मंत्री बोला, जरूर कोई चाल है। या तो उसने पहले से योजना बनाई थी या किसी से मदद ली। किसी ने कहा, या फिर वो सिक्के असली ही नहीं थे। कहते कहते अगली सुबह दरबार में फिर से चर्चा छिड़ गई। अब की बार सवाल उठाने वाला खुद खाने आजम था। अकबर सिंहासन पर विराजमान थे। बीरबल ने उन्हें सलाम किया, लेकिन तभी खाने आजम खड़ा हो गया। जहां पनाह। बीरबल की बुद्धिमत्ता पर कोई शक नहीं, परंतु यह दावा कि उन्होंने बिना कोई सहायता लिए 100 स्वर्ण मुद्राएं एक रात में कमा लीं, मुझे हजम नहीं होता। यह एक धोखा भी हो सकता है। दरबार में सरगर्मी फैल गई। सबकी निगाहें बीरबल पर टिकी थीं। अकबर बोले, तुम्हारा आरोप बहुत गंभीर है। क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? मैं प्रमाण लाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं बीरबल को फिर एक चुनौती देना चाहता हूं। कहो, अकबर बोले। अगर बीरबल वास्तव में इतना ही बुद्धिमान है तो कल रात से अगले सूरज उगने तक वह फिर से 100 स्वर्ण मुद्राएं कमाए, लेकिन इस बार राजधानी से बाहर एक ऐसे गांव में जहां कोई उन्हें नहीं पहचानता। और उसने तीखी मुस्कान के साथ जोड़ा, अगर इस बार वह असफल हुआ तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना होगा। अकबर चुप हो गए। सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, मंजूर है, लेकिन एक शर्त मेरी भी है। अगर मैं सफल हो गया तो खाने आजम को मेरे साथ पूरे दिन गांव में रहना होगा, मेरे एक सहायक के रूप में। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने कहा, स्वीकार है। बीरबल और खाने आजम एक साधारण बैलगाड़ी में गांव की ओर रवाना हुए, बिना नाम बिना पहचान। गांव का नाम था मीरगंज। एक साधारण गांव जहां न कोई दरबारी था न कोई पहचानने वाला। गांव में बीरबल ने एक साधारण कुर्ता पहना और खाने आजम को चुप रहने की सलाह दी। अब फिर से शुरू हुई बीरबल की अगली परीक्षा। गांव में एक सुनार था जो अपने बेटे की शादी के लिए बेचैनी में था। उसे ऐसी आवाज चाहिए थी जो बारात में लोगों को आकर्षित कर सके।
बीरबल ने उसे कहा, मैं नाचने गाने वाली टोली का प्रमुख हूं। मुझे सौंपो प्रबंधन और तुम देखना, तुम्हारी बारात की चर्चा पूरे इलाके में होगी। उसने एक लोकगीत गाया, भीड़ इकट्ठी हो गई। लोग झूमने लगे। शादी शानदार रही। और सुनार ने उसे दिया 25 स्वर्ण मुद्राएं। खाने आजम के चेहरे का रंग उड़ने लगा। बीरबल ने देखा कि गांव में दूध की भारी मांग है, लेकिन सप्लाई कम है। एक महिला अपनी बीमार गाय को बेचने जा रही थी। बीरबल ने कहा, गाय मुझे दो, मैं एक दिन में दूध बेचकर पैसे दोगुना कर दूंगा। उसने भरोसा किया। बीरबल ने गांव के बच्चों को एक से एक तांबे के सिक्के में एक गिलास राजा की गाय का दूध देने की योजना चलाई। सबने खरीद लिया। शाम तक 35 स्वर्ण मुद्राएं। गांव में कोई शिक्षक नहीं था। बीरबल ने बच्चों को इकट्ठा किया और माता पिता से कहा, मैं एक दिन में आपके बच्चों को 10 नई बातें सिखा दूंगा, वो भी खेल खेल में। हर माता पिता ने एक एक स्वर्ण मुद्रा दी। बीरबल ने बच्चों को गीतों में गणित, कहानियों में नीति और खेल में अनुशासन सिखाया। रात तक 40 स्वर्ण मुद्राएं और पूरे गांव का सम्मान। अब बीरबल के पास थे 100 स्वर्ण मुद्राएं। खाने आजम अब तक चुप था, पर भीतर ही भीतर जल रहा था। जब दोनों वापस दरबार पहुंचे, अकबर ने पूछा, तो बीरबल, क्या इस बार भी सफलता मिली? बीरबल ने मुस्कुराकर थैली आगे रख दी। अकबर बोले, और खाने आजम, क्या तुमने सब अपनी आंखों से देखा? खाने आजम ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह। बीरबल ने सिर्फ 100 स्वर्ण मुद्राएं ही नहीं कमाई, उन्होंने एक गांव में शिक्षा, व्यापार और मनोरंजन का पूरा प्रबंधन खड़ा कर दिया। मैं उनका विरोधी था, लेकिन अब मैं उनका सहायक बनकर गर्व महसूस करता हूं। अकबर मुस्कुरा दिए। अकबर बोले, बीरबल, क्या अब भी तुम ये दौलत अपने पास रखोगे? बीरबल बोले, नहीं जहांपनाह, ये दौलत उस गांव के लिए है जहां आज एक स्कूल खुलेगा, एक महिला को गाय वापस मिलेगी और एक सुनार को बेटी की शादी की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अकबर ने ताली बजाई। तो ये तय रहा, बीरबल का खजाना दरबार की तिजोरी नहीं, जनता का भरोसा है। क्या आप चाहेंगे कि हम इस कहानी को तीसरे भाग तक ले जाएं, जहां बीरबल को अमीर तो बना दिया गया, लेकिन अब कोई उनकी ईमानदारी को खरीदना चाहता है? अगली कहानी का नाम हो सकता है, जब बीरबल को लाखों की रिश्वत मिली और उसने जो किया, सब चौंक गए। बताइए, क्या अगला भाग लिखें? तीसरी कहानी का प्रारंभ। बीरबल उस दिन दरबार में थोड़े थके से नजर आ रहे थे। लगातार 2 रातों की कठिन परीक्षाओं के बाद भी उनके चेहरे पर आत्मविश्वास की वही रोशनी थी। पर दरबार में कुछ आंखें थीं जो अब न उन्हें सराह रही थीं, न जल रही थीं, अब वे उन्हें तोड़ने की योजना बना रही थीं। बीरबल का नाम अब राजधानी से लेकर दूरदराज के गांवों तक प्रसिद्ध हो चुका था। लोग कहते थे, जो काम महीनों में न हो, वो बीरबल एक रात में कर दे। और ये बात पहुंची एक ऐसे व्यक्ति तक जो ना तो अकबर का समर्थक था, ना ही बीरबल का प्रशंसक। वजीर आला मीर सलीम खां। मीर सलीम को राजनीति में एक ही चीज पसंद थी, पैसा और शक्ति। और अब बीरबल की लोकप्रियता उसकी सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसने सोचा, अगर मैं बीरबल को भ्रष्ट साबित कर दूं, तो उसका अंत निश्चित है। उसने गुप्त रूप से एक व्यापार संघ के मुखिया को बुलाया। नाम था राय चंद्रसेन। राय बोला, अगर बीरबल हमारा आदमी बन जाए तो सारा व्यापार हमारा होगा। मीर सलीम मुस्कराया और बोला, बस उसे खरीदो, और अगर न बिके तो उसे बदनाम कर दो।
अगली रात बीरबल अपने बगीचे में टहल रहे थे। एक सेवक ने सूचना दी, कोई व्यापारी आपसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आया है, सिर्फ आपको ही देखना चाहता है। बीरबल ने अनुमति दी। चंद्रसेन अंदर आया, हाथ जोड़कर बोला, मान्यवर, मैं आपकी प्रतिष्ठा का प्रशंसक हूं। मेरी एक छोटी सी भेंट स्वीकार करें, ये सिर्फ आपकी मेहनत के लिए है। उसने एक संदूकचा खोला, उसमें थे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं। बीरबल चौंके नहीं, मुस्कराए भी नहीं। उन्होंने पूछा, और बदले में? चंद्रसेन बोला, बस दरबार में कभी कभी हमारे पक्ष में निर्णय। हम व्यापारियों को थोड़ी सी ढील चाहिए, कर कम, नियम ढीले और खास ठेके। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारी ये सौगात सौगात नहीं, जहर है। तुम चाहते हो कि मैं अपने ज़मीर का सौदा कर लूं? चंद्रसेन बोला, कभी कभी ईमानदारी भी महंगी पड़ती है बीरबल जी। ये दौलत बहुतों की चुप्पी खरीद चुकी है। बीरबल मुस्कराए, पर मेरी आवाज बेचने के लिए नहीं है। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, ना गुस्साया, ना दरबार में शोर मचाया। बल्कि उन्होंने कुछ और किया, एक योजना। अगली सुबह उन्होंने खुद ही दरबार में मीर सलीम को एक प्रस्ताव दिया। जहां पनाह व्यापार संघ राजधानी में बहुत बड़ा आयोजन करना चाहता है, जिसमें दरबार के मंत्री भी भाग लें। मैं चाहता हूं कि मीर सलीम साहब इस आयोजन के प्रमुख हों और मैं उनका सहायक। मीर सलीम हैरान। बीरबल उसके जाल में खुद ही कूद रहा था। अकबर ने हामी भर दी। महोत्सव का दिन आया। मंच पर थे सलीम, चंद्रसेन, अन्य व्यापारी और बीरबल। जैसे ही सलीम ने उद्घाटन किया, बीरबल ने एक संदूक सामने रखा और कहा, यह संदूक वो है जिसमें व्यापार संघ ने मुझे 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं रिश्वत के रूप में दी थीं। दरबार में सन्नाटा छा गया। पर मैंने इसे लौटाया नहीं। मैंने इसे रखा क्योंकि ये अब प्रमाण है। यह रिश्वत सिर्फ मुझे नहीं, इस पूरे दरबार को शर्मिंदा करने की कोशिश थी। सभी व्यापारी सतपका गए। सलीम पसीना पसीना हो गया। बीरबल बोले, जहां पनाह, मैं जानता था कि अगर मैं सीधे इन पर आरोप लगाऊं तो सब मुझ पर ही सवाल उठाएंगे। इसलिए मैंने इनकी योजना का हिस्सा बनना स्वीकार किया, ताकि मैं इन्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। बीरबल ने संदूक खोला, उसमें व्यापारियों के नाम, लेन देन की सूची और एक गुप्त दस्तावेज था जिसमें मीर सलीम के हस्ताक्षर थे। अकबर ने गुस्से में सिंहासन से उठकर कहा, मीर सलीम, तुमने न सिर्फ बीरबल का अपमान किया, बल्कि सम्राट के नाम को भी दागदार करने की कोशिश की। सलीम सिर झुकाकर कांप रहा था। तुम्हें मंत्री पद से हटाया जाता है और व्यापार संघ पर भारी दंड लगाया जाएगा, जिसका आधा हिस्सा जनता के कल्याण में लगाया जाएगा। बीरबल ने कहा, जहां पनाह, मैं ये धन लेना नहीं चाहता, पर मैं चाहता हूं कि इससे एक ईमानदार विद्यालय की स्थापना हो, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सच्चाई भी सिखाई जाए। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, तुमने साबित कर दिया कि जिसे खरीदा न जा सके वही असली अमीर होता है। रात को बीरबल अपने कमरे में बैठे एक बच्चे को पढ़ा रहे थे। वह बच्चा वही था जिसे उन्होंने पहली बार एक सिक्का दिया था, पहली कहानी में। बच्चे ने पूछा, महाराज, क्या अब आप सबसे अमीर आदमी हैं? बीरबल मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं सिर्फ एक सेवक हूं। पर अगर तुम ईमानदारी सीख लोगे तो तुम मुझसे भी अमीर बनोगे। कहानी की सीख। दौलत कभी इंसान की असली पहचान नहीं होती। रिश्वत से मिली सफलता खोखली होती है। सच्चा अमीर वही होता है जो अपने सिद्धांतों को नहीं बेचता।
कहानी 8। अकबर का दरबार। सुबह का समय। शहनाई की धीमी धीमी धुन के साथ दरबार लग चुका था। एक तरफ मंत्रीगण बैठे थे, दूसरी ओर दरबारी, और बीच में अकबर बादशाह अपने सिंहासन पर। इतने में एक दुबला पतला आदमी अपने फटे हुए कपड़ों में कांपता हुआ दरबार में प्रवेश करता है। बोलो, कौन हो तुम? अकबर ने पूछा। हुजूर, मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी था। गरीब हो गया हूं। नाम है हरिहर दास। उसकी आवाज में कंपकंपी थी, डर की नहीं, अपमान की। क्या हुआ तुम्हारे साथ? अकबर ने नरमी से पूछा। हरिहर ने अपनी कहानी शुरू की। वो कभी एक ईमानदार, मेहनती मसाले का व्यापारी था। उसने कई सालों तक व्यापार किया, लेकिन हाल ही में बाजार के बड़े व्यापारियों ने आपस में मिलकर उसकी दुकान बंद करवा दी। कारण, वो सस्ते दामों में अच्छा माल बेचता था। बाकी व्यापारी उसे अपनी राह का कांटा मानने लगे थे। एक दिन सबने मिलकर मेरी दुकान में आग लगवा दी। अब मैं नालायक समझा जाने लगा हूं। किसी को मेरी सच्चाई से मतलब नहीं, बस ताकतवरों की बातें मानी जाती हैं। दरबार में सन्नाटा था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, ये तुम्हारे विचार का मामला है। क्या किया जाए? बीरबल मुस्कराया। हुजूर, मुझे एक दिन का समय दीजिए। कल इसी समय मैं समाधान लेकर आऊंगा। अगले दिन का सूरज चढ़ चुका था। दिल्ली के मशहूर 100 व्यापारी, शहर के सबसे अमीर और प्रभावशाली लोग दरबार में आमंत्रित किए गए थे। सब एक से बढ़कर एक, रेशमी कपड़े, भारी जेवर और चेहरे पर घमंड की लकीरें। बीरबल हमें क्यों बुला रहा है? वो भी अकबर के सामने एक ने कहा। जरूर कोई व्यापार की योजना होगी, या फिर नया टैक्स, दूसरे ने मुंह बिचकाया। दरबार में सब पहुंचे, और बैठते ही बीरबल बोला। आप सबका धन्यवाद कि आप समय पर आए। आज मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता हूं। सभी व्यापारी सजग हो गए। बीरबल बोला, आप सब इतने सक्षम हैं, धनवान हैं। अब सोचिए, अगर हम एक ऐसे व्यापारी को बचा लें, जो ईमानदारी से काम करता है, जो गरीब है पर मेहनती है, तो उसका नाम क्या होगा? कोई बोला, समाज सेवा। दूसरा बोला, धार्मिक पुण्य। तीसरा बोला, छोटे को सहारा देना। यही तो व्यापार की नींव है। बीरबल ने सिर हिलाया। ठीक कहा। और अगर वही व्यापारी आपके ग्राहक बन जाए, आपसे सामान खरीदे, तब? तो वो लाभ में रहेगा, हम भी। बीरबल मुस्कराया। तो क्या आप ऐसे किसी व्यक्ति की मदद करने को तैयार हैं? सब बोले, हाँ, क्यों नहीं। बताइए, कौन है वो? बीरबल ने हाथ उठाकर इशारा किया। हरिहर को सामने लाया गया। वो वही गरीब व्यापारी था, जिसका व्यापार बर्बाद किया गया था। दरबार में खामोशी छा गई। कुछ व्यापारी पहचान गए, ये तो हरिहर है। इसे हमने ही। मतलब ये तो। बीरबल ने बात बीच में काट दी। हुजूरों, मैंने सुना है कि व्यापार के संसार में सब कुछ संभव है, लाभ, हानि, चालाकी, गठजोड़। पर ईमानदारी, क्या वो अब व्यापार से बाहर हो गई? एक व्यापारी बोला, बीरबल जी, हम तो केवल प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। क्या प्रतिस्पर्धा जलाकर की जाती है? बीरबल की आवाज तीखी हो गई। नहीं। लेकिन? बीरबल अब शांत भाव में बोले। मैं आप सबके सामने कोई कानून या सजा नहीं रखता। मैं एक सवाल रखता हूं, क्या आप लोग समाज के उस हिस्से को मिटाना चाहते हैं, जो मेहनत करता है, बस इसलिए कि वो बड़ा नहीं है? एक बूढ़ा व्यापारी उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखों में पश्चाताप था। बीरबल जी, आपने हमारी आत्मा को झकझोर दिया।
सच में हरिहर जैसा आदमी अगर खत्म हो गया तो ईमानदारी का व्यापार खत्म हो जाएगा। बाकी व्यापारियों ने भी सिर झुका दिए। अकबर मुस्कराया, तो अब क्या निर्णय है? सब व्यापारी बोले, हम हरिहर को फिर से व्यापार शुरू करने में मदद करेंगे, माल भी देंगे, ग्राहक भी लाएंगे, और जो नुकसान हमने किया उसकी भरपाई करेंगे। हरिहर की आंखें भर आईं। वो जमीन पर झुककर बोला, आप सबका धन्यवाद। मैं वादा करता हूं कि कभी आपकी उम्मीदों को टूटने नहीं दूंगा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और धीरे से कहा, हरिहर, आज तेरा व्यापार नहीं, तेरा आत्मसम्मान फिर से खड़ा हुआ है। कुछ सप्ताह बाद हरिहर की दुकान फिर से चल पड़ी थी। ग्राहक बढ़े, विश्वास लौटा और उसके द्वारा बेचा गया सामान पूरे नगर में सबसे ज्यादा पसंद किया जाने लगा। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने तो एक पैसा भी खर्च नहीं किया, फिर भी 100 व्यापारियों को राजी कर लिया। बीरबल ने मुस्कराकर उत्तर दिया, हुजूर, जब इंसान की आत्मा को जगाया जाए तो पैसे की जरूरत नहीं होती। जो शब्द दिल से निकलते हैं वो 100 व्यापारियों को भी बदल सकते हैं। अकबर मुस्कराया, तुम सच में इस दरबार के रत्न हो, बीरबल। अंत में एक सीख, जब सच्चाई और ईमानदारी अकेले पड़ जाए तब चतुराई से नहीं, संवेदना से उसे फिर खड़ा किया जा सकता है। बीरबल की यही खूबी थी, वो सिर्फ बुद्धिमान नहीं था, वो इंसान था। कहानी 9। एक ठंडी सुबह थी। बादलों से ढका आकाश और हल्की बूंदाबांदी ने पूरे आगरा की फिजा में अजीब सा सन्नाटा घोल दिया था। लेकिन मुगल दरबार में उस दिन शांति नहीं, बल्कि गर्मागर्म बहस का माहौल था। राजा अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे और दरबार में एक से एक विद्वान, कवि, पंडित और मंत्री बैठे थे। विषय था, सत्य क्या है? अकबर ने मुस्कराते हुए सवाल उछाला था, बताइए, क्या कोई ऐसा है जो सत्य को एक वाक्य में समझा सके? और तभी से दरबार में तर्क, दर्शन, धर्म, विज्ञान सब कुछ बहने लगा। कोई वेदों का हवाला दे रहा था, कोई कुरान की आयतें, कोई बुद्ध के वचन और कोई अपने अनुभव। लेकिन जितना कोई समझाता उतनी ही बहस और उलझती जाती। एक ब्राह्मण बोला, सत्य वही है जो वेदों में कहा गया है, सत्यं ज्ञानं अनंतं ब्रह्म। एक फकीर बोला, नहीं हुजूर, सच वो है जो रूह को सुकून दे। एक ज्योतिषी ने कहा, सत्य समय के अनुसार बदलता है। फिर एक मंत्री ने कहा, राजा जो कहे वही सत्य होता है। इस पर दरबार में एक धीमी हंसी गूंज उठी। अकबर मुस्कराए, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जो आज खामोश था। क्या बात है बीरबल, आज तुम मौन क्यों हो? बीरबल मुस्कराया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बोलो बीरबल, सत्य के विषय में तुम्हारा क्या मत है? बीरबल उठ खड़ा हुआ और सिर झुकाकर कहा, जहां सब बोल रहे हैं वहां चुप रहना ही सबसे बड़ा सत्य है, हुजूर। लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं कल इस प्रश्न का उत्तर दूंगा, केवल 3 शब्दों में। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर को यह चुनौती पसंद आई। उन्होंने मुस्कराकर आज्ञा दी, ठीक है बीरबल, कल तुम 3 शब्दों में सत्य को समझाओगे। अगर तुम सफल हुए तो मैं तुम्हें दरबार का सर्वश्रेष्ठ विचारक घोषित करूंगा। इस घोषणा के बाद पूरा दरबार उत्सुक हो गया। लोगों ने कल्पनाएं शुरू कर दी। क्या कहेगा बीरबल? सिर्फ 3 शब्दों में सत्य? नामुमकिन है। दूसरे दिन पूरा दरबार खचाखच भरा था। जनसाधारण भी इकट्ठा हो गया था, क्योंकि बात अब केवल ज्ञान की नहीं थी,
यह बीरबल की प्रतिष्ठा का प्रश्न बन चुकी थी। अगली सुबह बीरबल समय से पहले ही दरबार में आ गया। उसने साफ सफेद वस्त्र पहने थे, आंखों में गहरी चमक थी और हाथ में केवल एक कागज। अकबर ने मुस्कराकर पूछा, तो बीरबल, क्या तुम तैयार हो? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, 3 शब्द कहूंगा और फिर आपके सवाल का जवाब सब खुद ही जान जाएंगे। अकबर ने संकेत किया, कहो। बीरबल ने हाथ में पकड़े कागज को खोला और उस पर लिखे 3 शब्द जोर से पढ़े। सब बदलता है। इन 3 शब्दों के साथ दरबार में सन्नाटा छा गया। कुछ पलों तक किसी को समझ ही नहीं आया कि ये उत्तर था या मजाक। फिर एक बूढ़ा विद्वान खड़ा हुआ। उसकी आंखें नम थीं। उसने धीरे से कहा, यह सत्य है। यही अंतिम सत्य है। बीरबल मुस्कराया और समझाने लगा, धर्म बदलते हैं, समय बदलता है, सत्ता बदलती है, रिश्ते बदलते हैं, और इंसान भी। आज जो राजा है कल प्रजा बन सकता है। आज जो सुख है कल दुख बन सकता है, और जो दुख है वो भी स्थायी नहीं। इसलिए सत्य वही है जो हर समय लागू हो, और वो है, सब बदलता है। अकबर अवाक रह गए। उनके जीवन की कई घटनाएं आंखों के सामने घूमने लगीं, युद्ध, प्रेम, घृणा, जीत, हार, सब कुछ। पूरे दरबार की आंखें बीरबल की ओर थीं। कुछ सोच में थे, कुछ मुस्कुरा रहे थे और कुछ आंसू पोंछ रहे थे। एक दरबारी बोला, लेकिन बीरबल, अगर सब बदलता है तो सत्य भी बदलता है। बीरबल ने कहा, हाँ, इसलिए मैं यही कहता हूं, सत्य कोई निश्चित वस्तु नहीं है। सत्य वो है जो हर बदलाव में भी टिके, और वो स्वीकार करना कि सब बदलता है, यही सबसे बड़ा सत्य है। अकबर उठ खड़े हुए। उनके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। बीरबल, तुम्हारे 3 शब्द ने मुझे मेरे ही सवाल का उत्तर दे दिया। न कोई ग्रंथ, न कोई प्रवचन, बस 3 शब्द और पूरी जिंदगी का सार। आज से तुम केवल मेरे मंत्री नहीं, मेरे गुरु भी हो। इस घटना के बाद बीरबल का नाम पूरे हिंदुस्तान में बुद्धि का बादशाह कहलाने लगा, और उन 3 शब्दों की गूंज आज भी सुनाई देती है। सब बदलता है। जब भी जीवन में कोई कठिन समय आए, जब भी सफलता सिर चढ़ने लगे, जब भी कोई यह सोचे कि सब कुछ स्थायी है, तो बस ये 3 शब्द याद रखना, सब बदलता है। कहानी 10। बादशाह अकबर की राजधानी फतेहपुर सीकरी में उस दिन अजीब गहमागहमी थी। गर्मी जोरों पर थी और दरबार में अजीब सी बेचैनी। 3 लोग, एक व्यापारी, एक साधु और एक किसान, अपने अपने झगड़े लेकर दरबार में हाजिर हुए थे। तीनों गुस्से में भरे थे और कहते जा रहे थे कि उन्हें तुरंत न्याय चाहिए। अकबर ने ध्यान से तीनों की बात सुनी और माथा पकड़ लिया। मामला उलझा हुआ था। तीनों के झगड़े में एक चीज थी, एक पुराना, थोड़ा मुड़ा हुआ लेकिन चमकदार चांदी का सिक्का। पहला झगड़ा व्यापारी का था। उसका कहना था कि वह यह सिक्का अपने ग्राहक को दे रहा था, लेकिन गलती से यह गिर गया और उसे साधु ने उठा लिया। दूसरा झगड़ा साधु का था। उसका कहना था कि वह मंदिर जा रहा था, रास्ते में उसे यह सिक्का जमीन पर पड़ा मिला। जब उसने उठाया तो व्यापारी उस पर चिल्लाने लगा। तीसरा झगड़ा किसान का था। उसका कहना था कि यह सिक्का उसका है, जो उसने 2 दिन पहले अपने बैल बेचकर कमाया था। वह रास्ते में गिर गया था और अब सब उसे अपना बता रहे हैं। तीनों के दावे मजबूत लग रहे थे, लेकिन सबूत किसी के पास नहीं था। अकबर ने एक लंबी सांस ली और कहा, इस झगड़े को बीरबल सुलझाएंगे।
बीरबल मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने तीनों को देखा और फिर वह सिक्का अपने हाथ में लेकर उसे गौर से देखने लगे। बड़ा अद्भुत सिक्का है, बीरबल बोले, सिर्फ चांदी का नहीं, यह तो इंसान की नीयत भी दिखा सकता है। सभी लोग चौंके। क्या बीरबल मजाक कर रहे थे? बीरबल ने कहा, ठीक है, इस सिक्के की परीक्षा होगी। तीनों अपने अपने झगड़े की कहानी फिर से बताएं, लेकिन इस बार केवल सच बोलें। मैं बीच में कुछ सवाल भी पूछूंगा। व्यापारी ने सबसे पहले बोलना शुरू किया। वह बोला, मैं दुकान पर बैठा था। यह साधु मेरे पास आया। मैंने उसे कुछ फल दिए। जब मैंने उसे सिक्का लौटाया तो यह जमीन पर गिर गया और उसने उठा लिया। बीरबल ने पूछा, फल के बदले तुमने उसे चांदी का सिक्का दिया? हाँ, व्यापारी बोला। कौन से फल थे? सेब और अंगूर। अंगूर इस मौसम में कहाँ से आए? बीरबल ने आंखें तरेरी। व्यापारी घबरा गया। शायद मैंने गलत कहा। बीरबल मुस्कुराए, ठीक है, अब साधु बताएं। साधु ने कहा, मैं सुबह ध्यान करने के बाद मंदिर जा रहा था। रास्ते में यह सिक्का पड़ा मिला। मैंने जैसे ही उठाया, यह व्यापारी चिल्लाने लगा कि यह उसका है। बीरबल ने पूछा, तुम मंदिर जा रहे थे ध्यान करने के बाद? हाँ, मगर मंदिर तो सुबह 4 बजे ही खुल जाता है। अब दोपहर है। तुम इतने देर से क्यों जा रहे थे? साधु चुप। उसके माथे पर पसीना आ गया। ठीक है, बीरबल बोले, अब किसान। किसान बोला, हुजूर, 2 दिन पहले मैंने अपना बैल बेचा था। 100 रुपए मिले थे। यह सिक्का भी उनमें से एक था। लौटते वक्त यह मेरी जेब से गिर गया और अब दोनों इसे अपना बता रहे हैं। बीरबल ने सिर हिलाया। क्या तुम बता सकते हो बैल किसे बेचा था? जी, रघुवीर नाम के व्यापारी को। क्या वह यहाँ मौजूद है? जी हाँ, दरबार के बाहर है। बीरबल ने पहरेदारों से कहा, रघुवीर को बुलाओ। कुछ ही देर में रघुवीर दरबार में हाजिर हुआ। बीरबल ने पूछा, क्या तुमने इस किसान से बैल खरीदा था? जी हाँ, रघुवीर बोला, 2 दिन पहले ही। मैं गवाह भी ला सकता हूँ। और यह सिक्का, क्या तुम्हें याद है तुमने इसे दिया था? हाँ, मैंने 5 चांदी के सिक्के दिए थे, बाकी रुपए नगद। उनमें से एक ऐसा ही था, थोड़ा मुड़ा हुआ। बीरबल ने फिर से सिक्के को देखा और कहा, अब समझ में आया। इस सिक्के की असलियत इससे जुड़ी हुई है, यह किसान का है। बाकी दोनों ने झूठ बोला। अब व्यापारी और साधु दोनों डर के मारे कांपने लगे। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन अभी एक आखिरी काम बाकी है, 3 झगड़े सुलझाने हैं, और वह भी एक ही सिक्के से। झगड़ा नंबर 1, सत्य और असत्य का। बीरबल बोले, सच्चा वही है जो बिना किसी दिखावे के सच्चाई कहे। इस सिक्के ने हमें बता दिया कि कौन झूठ बोल रहा है। अब व्यापारी और साधु को कुछ सच्चाई का स्वाद भी चखाना चाहिए। दोनों को दंड मिला। व्यापारी को 1 महीने तक गरीबों में मुफ्त अनाज बांटना था और साधु को 3 महीने तक मंदिर की सफाई करनी थी। झगड़ा नंबर 2, लालच बनाम संतोष। बीरबल ने कहा, साधु और व्यापारी दोनों को लालच ने अंधा कर दिया। अगर उन्होंने देखा होता कि एक गरीब किसान का क्या हक है, तो यह झगड़ा कभी होता ही नहीं। बीरबल ने जनता की ओर देखा और कहा, इंसान का असली धर्म है संतोष। और यह सिक्का हमें यह सीख दे रहा है। झगड़ा नंबर 3, नियत की परीक्षा। अब बीरबल किसान की ओर मुड़े और बोले, किसान, ये लो अपना सिक्का। लेकिन साथ ही यह भी जान लो कि तुम्हारी ईमानदारी ने ही तुम्हारे हक को वापस लौटाया है। यह सिक्का अब तुम्हारे लिए सिर्फ धन नहीं, सम्मान है।
किसान ने सिक्का हाथ में लिया और उसकी आंखों में आंसू थे। अकबर अब तक चुपचाप सब देख सुन रहे थे। उन्होंने ताली बजाई और कहा, बीरबल, तुमने एक सिक्के से तीनों झगड़े सुलझा दिए, न्याय, नीति और ज्ञान। ऐसा न्याय सिर्फ तुम ही दे सकते हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। उस दिन बीरबल की बुद्धि, गहराई और इंसानियत को सबने सिर झुकाकर सलाम किया। वो सिर्फ एक मंत्री नहीं, एक ऐसे मार्गदर्शक बन गए थे जो सच, बुद्धि और मानवता को एक साथ जीते थे। कहानी खत्म नहीं हुई थी। जब बीरबल दरबार से बाहर निकले तो वह सिक्का उन्होंने एक बच्चे को दे दिया जो भीख मांग रहा था, और बोले, यह लो, यह सिर्फ चांदी का टुकड़ा नहीं, ये इंसानियत का सबक है। संभाल के रखना। बच्चे की आंखें चमक उठीं। वह सिक्का अब किसी अमीर का नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का प्रतीक बन चुका था।